यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का राजभाषा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो आप बोलेंगे कि सर हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। ठीक, वेरी गुड। लेकिन यदि वहीं पे मैं आपसे पूछूं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि सर हिंदी और इंग्लिश। नहीं, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि भारत ने क्या किया कि अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को, हिंदी को और इंग्लिश को इसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में अंतर है। ठीक है, तो ये सब चीजों के हम लोग इस क्लास में देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट आते हैं, जो भी बहस होती है, जनरली इंग्लिश में होती है। हिंदी में आपने नहीं देखा होगा, वर्डिक्ट जो है इंग्लिश में ही आती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अ, बहस होती है वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में क्यों नहीं है? उसका कुछ प्रोटेक्शन में है क्या? हाँ, उसके लिए आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी हमारी प्रोसीडिंग होगी वो हमारा इंग्लिश में हो सकती है। ओके, लेकिन यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, है ना, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी बहस होगी वो हमारी हिंदी में होगी, है ना, और जो उसका वर्डिक्ट आएगा वो भी हिंदी में लिख के आए, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उप गवर्नर के माध्यम से प्रेसिडेंट महोदय का परमिशन लेने के बाद ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर आप कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए कि हम पूर्वांचल में हैं, तो हम भोजपुरी बोलते हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासनिक चीजें और हमारे बच्चों की जो प्राइमरी पढ़ाई लिखाई हो वो भोजपुरी में हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे सर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रगति के लिए भारत सरकार को कोई भी आर्टिकल आदेश देती है क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ सर, आर्टिकल 351 क्या करती है, डायरेक्शन देती है। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें भाषा को लेके कहीं बात की गई है। ठीक है, तो वो हमारे कौन सी अनुसूची है? 8th अनुसूची, 8वीं अनुसूची। उसमें कितने लैंग्वेज है? शुरुआत में तो 14 थे, लेकिन फिर 8 और बढ़ गए, तो हमारे अभी 22 लैंग्वेज हैं। उन सभी को भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एक आती है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, यानी कि शास्त्रीय जो भाषाएं होती हैं उनका स्टेटस होता है। अभी टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं? तो आपको पता है कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को इस क्लास में मैं आपको इंक्लूड करूंगा। ठीक है, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है ना, तो इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्री में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कमीशन कब बैठे थे, ठीक है, किस आर्टिकल में, किस शेड्यूल में, ठीक है, किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन है, वो सब सारी चीजें मैं आपको प्री ओरिएंटेड क्लास के अकॉर्डिंग बताऊंगा। साथ ही साथ ये हमारा मेंस अप्रोच रहेगा, जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे कोई यदि क्वेश्चन आपको आ जाए लिखने के लिए, तो उसको मैं आपको 250 वर्ड्स में एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा। उसको आप प्रैक्टिस करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरी क्लास है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको स्टडी करने के बाद एंड विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत की बुक आती है जो पॉलिटी और घटना चक्र की जो बुक आती है, उन सबों को एंड वेरियस सोर्सेज से उन सभी को कंपाइल करके इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ये जो मेरी क्लास होगी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और जितने भी ऑल वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का हो गया, जीडीसी का हो गया, लेखपाल का हो गया, ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये समान रूप से यूजफुल सिद्ध होंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ओके। ये देखेंगे ऑफिशियल
ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। हिंदी में भी हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको करके हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, ये जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, राजभाषा जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं मेंशन है? हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में हमारा मेंशन है, तो किस पार्ट में है? तो जो आप देखते हैं, टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में इसका जो है वो हमारा है 17वां। ठीक है, जो 17वां पार्ट है उसमें हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन है। ठीक है, वेरी गुड। कौन से आर्टिकल में आता है? ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है वो है 343 से 351 तक, यानी कि 343 से लेकर 351 तक जितने आपके अनुच्छेद हैं उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओके। ये किस शेड्यूल में आता है? तो आपको पता है कि जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल यानी कि जो हमारी अनुसूची है वो हमारे किस में है? 8 शेड्यूल में। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये जो 8 शेड्यूल है, इसमें कितने लैंग्वेज को मेंशन किया गया है? 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज। ओके, इन 22 लैंग्वेज में हम देखेंगे कि 14 तो पहले से थे, ओके, और बाद में 8 जोड़े गए। और कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। ओके, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये पार्ट है, आर्टिकल में मेंशन है ये। ठीक है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके भी बहस हुई होगी कि भारत की राजभाषा क्या रखी जाए, तमिल रखी जाए, संस्कृत रखी जाए, ठीक है, पाली रखी जाए, प्राकृत रखी जाए, हिंदी रखी जाए, इंग्लिश रखी जाए, जरूर बहस हुई होगी। तो जब बहस हुई होगी तो आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो किस लैंग्वेज को रखा जाए? ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारे एक थे मुंशी, के मुंशी साहब, नाम आपने सुना होगा, के मुंशी, और जो अयंगर थे, अयंगर, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला दिया, मुंशी अयंगर फॉर्मूला, और ये हमारा 1949 में दिया। ठीक है, जब हमारा संविधान अभी लिखा जा रहा था उस समय इन्होंने दिया। तो इसी को ये क्या करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कि हमारा मुंशी अयंगर जो थे, ठीक है, उनका फॉर्मूला है। जो मुंशी अयंगार जो हमारे फॉर्मूला है, इन्होंने ये कहा कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखिए, यानी कि इन्होंने ही कहा था, इस फॉर्मूला ने दिया था, और इस फॉर्मूला ने कहा कि जो हमारा हिंदी है, ठीक है, हिंदी, हिंदी को क्या एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो हमारा राजभाषा है वो हमारा हिंदी होना चाहिए। किसने कहा? इस कमेटी ने, इस कमेटी जो मुंशी अयंगर फॉर्मूला था इन्होंने दिया, पहला। और दूसरा क्या दिया इन्होंने? दूसरा इन्होंने कहा कि जो अभी इंग्लिश हम बोल रहे हैं, यानी कि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें कौन लिखे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो भी विद्वान लोग लिख रहे थे संविधान, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ ना 70%, 60 to 70% कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, अमेरिका से लिया गया, डीपीएसपी हो गया, आयरलैंड से लिया गया, इमरजेंसी हो गया, जर्मनी से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे साउथ अफ्रीका से लिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर आप कनाडा से लिया गया। तो ये सब चीजें आप देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो उस समय वर्ल्ड के डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन थे, जो स्टेबलाइज नेशन थे, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे इंग्लिश में ही था, तो वहीं से कॉपी या जो भी करके उसको स्टडी करके इंक्लूड किया जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि अभी तो संविधान जो लिखा जा रहा है ये इंग्लिश में लिखी जा रही है, जरूरी है, क्योंकि हमको अभी संविधान लिखना है। तो इंग्लिश जो है ये सिर्फ हमारा कितने साल की होनी चाहिए?
इंग्लिश, वो सिर्फ हम 15 साल तक रखते हैं। कितने साल तक? 15 ईयर्स के लिए। कब से कब तक? जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए 26 जनवरी 1950, सो उससे लेके 1965 तक ही इंग्लिश हमारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि इस समय इंग्लिश क्या है कि हर जुबान पे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इंग्लिश में ही कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने की बता रहा हूँ। मैं जितने भी आप कॉन्वेंट स्कूल देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मोस्टली जो प्राइमरी स्कूल है वो भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं आजकल। तो आज पूरा पैन इंडिया पे, पूरे भारत पे इंग्लिश का प्रभुत्व है अपना। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर, शुरुआत में जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय तो सिर्फ 15 साल तक था कि 15 साल तक बस इंग्लिश रहेगी, उसके बाद खत्म कर दिया जाए इसको। लेकिन ये अभी तक क्यों बना हुआ है? देखिए, इसके पीछे बना होने का कारण ये है कि ये लैंग्वेज जो है इंटीग्रेट करता है पूरे इंडिया को। ठीक है, अब कैसे करता है उसको आगे बताऊंगा मैं। तीसरा इन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो आपका 1, 2, 3, 4 ये जो हमारे नंबर्स हैं, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, क्या यदि आपसे पूछूं कि 4 कैसे लिखा जाएगा, 5 कैसे लिखा जाएगा, आप लिख पाएंगे क्या? नहीं। तो आप देखिए, तो जो 1, 2, 3, 4 है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये मुंशी अयंगर साहब का ही फॉर्मूला था। समझ में आ गया? ओके। अब देखेंगे आप कि जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, तो एक बना आपका ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ओके, क्योंकि ऑफिशियल बात है कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो भाषा के बेस पे हुआ था। बीजी खेर साहब जो हमारे थे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरपर्सन, बीजी खेर साहब, उनका कुछ रिकमेंडेशन था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना 1963। जब ये बना तो इसने क्या किया कि अलाउ किया, जिसको अमेंडमेंट करने के बाद हम फिर अमेंडमेंट भी किए हैं, हम इसको अमेंडेड इन 1967, हम इसको संशोधन भी किए हैं। तो यही ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है, इसने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको हम असीमित समय के लिए लागू करते हैं। ठीक है, इसने ही इंग्लिश को डिक्लेयर किया कब तक के लिए? इंडेफिनिटली। ठीक है, ओके। यानी कि अब जो है इंग्लिश, ये डिसाइड नहीं किया कि कब खत्म होगी, ये कहा गया है कि अभी चलता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश को क्यों किया गया ऐसा? देखिए, इंग्लिश को ऐसा इसलिए किया गया कि जो भी हमारे एजिटेशंस हो रहे थे, जैसे एंटी हिंदी मूवमेंट चल रहा था साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के बाद अंग्रेजी को हमेशा के लिए जारी रखा गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या साउथ वाले इंग्लिश को लेकर सहमत हो गए? बिल्कुल सहमत हो गए, क्योंकि आप देखिए जो भी हमारे पुर्तगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए, ठीक है, ये जो सब आए तो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया और साउथ से ही आए। तो आप देखेंगे कि वहां के जो साउथ इंडिया उधर के जो लोग हैं, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं। वेयर एज जबकि आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ये सब जो चीजें हैं, यहाँ पे देखेंगे कि लोग इंग्लिश कम प्रेफर करते हैं। पढ़ाई अब सब कर रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू द साउथ इंडिया इधर थोड़ा सा कम है, और वहां शुरुआत से ही इंग्लिश है। तो इंडियन पार्लियामेंट आप देखिए कहाँ पे? दिल्ली में है। फर्स्ट पीएम कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो लोग चाह रहे थे, गवर्नमेंट में जो थे, कि हिंदी को वर्चस्व मेंटेन रखा जाए, लेकिन साउथ वाले भी अपने अपने लैंग्वेजों की बात कर रहे थे। और जैसे सरकार ने डिक्लेयर किया कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उधर साउथ में एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हो गया। तो जब एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हुआ,
तो उसको कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने क्या कहा कि ऐसा है कि आप उधर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी ऐसे हो गई। ओके? ठीक है। ये समझने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो चीज़ें हैं, है ना? कि ऑफ़िशियल जो लैंग्वेज है ऑफ इंडिया का, वो कहाँ-कहाँ पे है और कैसे-कैसे है। ओके? यानी ऑफ़िशियल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके? इसको कई पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको एक-एक करके समझा रहा हूँ मैं। ओके? पहला देखेंगे आप, पहला है कि ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है? पहला। ठीक है? अब इसमें देखिए, ये जो यूनियन के बारे में बात हो रही है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल समझिए कि यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा क्या होना चाहिए। ओके? ठीक। तो इसमें है पहला आर्टिकल आर्टिकल 343। ठीक है? आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है? यानी कि नेम्स क्या करता है, हिंदी। ठीक है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके? यानी कि आर्टिकल 343 है, वो कहता है कि जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। ठीक है? ओके। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा है कि इंग्लिश को जो है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन के बारे में बात हो रही है कि इंग्लिश इंग्लिश अलाउड फॉर ऑफिशियल ऑफिशियल यूज फॉर 15 years 15 years आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन। यानी कि ये कहा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो जाएगा उसके 15 साल तक हमारे इंग्लिश को हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है? ये शुरुआती दौर में था चीजें, लेकिन आप देखते हैं कि आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जब हमारा आया उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ऐसा है कि अब हमारा इनडिफिनिटी टाइम के लिए ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके? ठीक है। एक और चीज है कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड यूज ऑफ इंग्लिश बियॉन्ड दिस पीरियड। अब जो मैं कह रहा हूं कि पहले शुरुआती क्या था कि 15 साल था। ओके, 1950 से 65 तक। लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कैन extend use of English English beyond this period। ठीक है? यानी कि पहले 15 साल तक था कि आप इंग्लिश को रखेंगे, लेकिन ये इसमें ये भी है कि पार्लियामेंट जो है उसकी ड्यूरेशन फिक्स कर सकती है। ठीक है? इंग्लिश का कि अब हम 10 साल 20 साल 100 साल या जब तक चाहे वो पार्लियामेंट चाहे कि अब 2029 में इंग्लिश खत्म कर दिया जाए। ठीक है? ऑफिस एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ठीक है, पार्लियामेंट उस चीज को खत्म कर सकता है। ओके? ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें है, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं कमीशन टू रिकमेंड ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्टेट कम्युनिकेशन। ठीक है? यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कमीशन
commission to recommend on official language. Official language and state communication. ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनते हैं तो उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ओके। और जो भी हमारे स्टेट कम्युनिकेशन के लिए चीजें ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी वो भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या है कि लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड लॉ। जुडिशरी एंड लॉ यानी कि देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है, दूसरा आपको बताऊंगा मैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में कि जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम उनका जो वर्डिक्ट होता है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो किस लैंग्वेज में होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल आर्टिकल 348 है, आर्टिकल 348 अलाउ करता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं अपनी प्रोसीडिंग में, और जो भी लॉ टेक्स्ट होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है? आर्टिकल 348। वेरी गुड। क्या करता है भैया ये करता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो भी हैं, यूज इंग्लिश इंग्लिश फॉर प्रोसीडिंग्स एंड लॉ टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ओके, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जो भी हमारे, अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो हमारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में हो रही है वो हमारा हिंदी में हो। तब वो क्या करेंगे? तब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नर को कहेगी कि सर आप परमिशन दीजिए कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यानी प्रयागराज का जो हाई कोर्ट है, वो हमारा जो भी प्रोसीडिंग हो वो हमारा हिंदी में करे। तब गवर्नर क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, और प्रेसिडेंट के कंसेंट पे स्टेट गवर्नर हमारा परमिशन देंगे हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि आप क्या कीजिए कि जो भी आपकी प्रोसीडिंग है और वर्डिक्ट है वो आप हिंदी में देंगे। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नर स्टेट गवर्नर्स, है ना, कैन परमिट परमिट हिंदी हिंदी और स्टेट लैंग्वेज इन हाई कोर्ट हाई कोर्ट्स with president president consent। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि गवर्नर चाहेंगे तो परमिशन दे देंगे। प्रेसिडेंट जब परमिशन उन देखिए, प्रेसिडेंट यदि परमिशन दिए स्टेट गवर्नर को, राज्यपाल को, तो राज्यपाल आदेश दे सकते हैं हाई कोर्ट को कि वो अपना जो वर्डिक्ट है या जो प्रोसीडिंग है वो क्या करें? हिंदी में करें। ठीक है, ओके। तीसरा, देखिए जब ये परमिशन देंगे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी में जजमेंट दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका जजमेंट होगा, जजमेंट्स मस्ट हैव मस्ट हैव इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ इन हिंदी और स्टेट लैंग्वेज।
ठीक है। यानी कि मान लीजिए राज्यपाल जो हैं वो हाई कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि हिंदी में आप अपना वर्डिक्ट या जजमेंट दीजिए। हिंदी को छोड़ के यदि वो बोलते हैं कि ठीक है आप भोजपुरी में ही दीजिए, इन्होंने परमिशन दे दिया, आदेश दे दिया, तो हाई कोर्ट क्या करेगा कि वो जो आदेश दिए हैं उस लैंग्वेज में ही अपना प्रोसीडिंग और वर्डिक्ट देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी जजमेंट वो देंगे, है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, यदि वो हिंदी और स्टेट लैंग्वेज में यदि वो अपना वर्डिक्ट देते हैं तब। ठीक है, ओके। फिर हम देखेंगे, ये समझ में आ गया आपको? ओके। फिर सी देखेंगे हम, क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। और आप देखेंगे ये हमारा आर्टिकल आर्टिकल 347 में भी है। ओके, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्वांचल अलग है, हरित प्रदेश अलग है, ठीक है, उसके बाद आपका वेस्टर्न यूपी अलग है, अवध अलग है। तो उस तरीके से बात देखते हैं हम, तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके। तो 4 भागों में बांट देना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है चारों में, 4 भाग में, इसलिए बांटने की बात हो रही है। लैंग्वेज डिफर होंगे, अलग होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारा क्या है? हिंदी और उर्दू। 1989 में उर्दू को हमने क्या किया? ऐड किया। ओके। लेकिन वहां पे आप देखिए भोजपुरी पूर्वांचल में बोली जाती है, तो तो भोजपुरी क्यों नहीं है उसमें, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेट में, है ना? तो वो तो कंसर्न वाली बात है ना। यदि मान लीजिए कि पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भोजपुरी में ही हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि वो प्रेसिडेंट महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल केस में प्रेसिडेंट महोदय कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए प्रशासनिक तौर पे आप उन बच्चों को, पूर्वांचल के जो बच्चे हैं उनको आप भोजपुरी में पढ़ाइए, और आप वहाँ के लोग जो हैं अपने भोजपुरी, यदि कोई कंप्लेन है तो भोजपुरी लैंग्वेज में लिख के कंप्लेन दर्ज कराएंगे और आपको स्वीकार करना। ठीक है, तो ये चीजें इसमें ये है। ओके। फिर डी हम देखेंगे, हमारे क्लास में ना आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनते जाइए, और आपको नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बनाइए और इसी को रिवाइज कीजिए, इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं पूछेगा नहीं। ओके, ठीक है। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी। हिंदी यानी कि हिंदी का विकास कैसे होगा, ऐसो कैसे हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 351 में ये हमारा मेंशन है। ठीक है, क्या करना है, इसमें ये बोलता है, ठीक है, कि सेंटर मस्ट प्रमोट हिंदी हिंदी। ठीक है, ये करने के लिए वेरी गुड। उसके बाद आपको ये पता है कि जो हमारा हिंदी है, हिंदी जो लैंग्वेज है, इसने क्या किया है? हिंदी सीन एज ब्रिजिंग लैंग्वेज फॉर डाइवर्स कल्चर। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको? ठीक। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट है ई, है ना? इसमें क्या है कि लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल।
आप समझिए इसमें क्या है। जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, यदि इसमें पूछा जाए कि इसमें कितनी लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, ओके, तो आप कहेंगे कि सर टोटल इसमें है ना 22 लैंग्वेज है। कितना? 22 लैंग्वेज। ओके, इसमें देखेंगे कि 14 तो हमारे इनिशियली थे, यानी शुरुआती तौर पे देखेंगे कि जो हमारे शुरुआत दौर हुआ था, तो उस समय सिर्फ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज में 8th शेड्यूल में हम सिर्फ 14 भाषाओं को लेके आए थे, लेकिन बाद में 8 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। ओके, अब जो 8 भाषाओं को जोड़ा गया वो कौन कौन से है ना, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले 21st, ठीक है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, कब? 1967, ठीक है, और इसने क्या किया, एक लैंग्वेज है सिंधी, सिंधी, है ना, इस सिंधी को इसने क्या किया, ऐड कर दिया 1967 में। तो उस समय कितने हमारे लैंग्वेज हो गए? 15, ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे फिर हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये हमारा आया 1992 में, और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया KAMN, यानी कि क्या जोड़ा गया? कैसे? कोंकणी, कोंकणी, M से मणिपुरी, मणिपुरी, और N से नेपाली। आप देखिए ये KMN यानी कि इस तरह आप लिखेंगे, ये जो चीजें हैं, नेपाली, नेपाली देखिए एक हमारा नेपाल जो है हमारा इंटरनेशनल हमारा देश है, ये हमारे बाउंड्री से शेयर करता है, इसका बाउंड्री इंटरनेशनल। जो नेपाल है हमारा, जो विदेशी है ना, उसकी जो लैंग्वेज नेपाली है उसको हमने क्या किया है, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको इंक्लूड किया है हमने 8th शेड्यूल में, है ना, 8th शेड्यूल में इसको हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया है, ठीक है। जब ये हो गया, उसके बाद आया 92nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। जब 2003 आया तो उसमें क्या आ जाएगा? SDM बी, यानी कि बी से हमारा क्या हो जाएगा? बोडो, ठीक है। एम से हमारा क्या हो जाएगा? मैथिली, मैथिली। डी से हमारा क्या हो जाएगा? डोगरी, और एस से हमारा क्या हो जाएगा? संथाली। ओके, तो 2003 में हम देखते हैं कि फिर से भारत सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया कि 92 हमारा संविधान संशोधन लेके आया, और उसमें इसने किया कि जो हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेज थे उसमें हमारे संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, ठीक है। एक भैया जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, इंजीनियरिंग जब कर रहा था, तो उस समय एक भैया हमारे थे, मेरे भैया ने मतलब हमारे सीनियर मोस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि अजीत तुमको पता है मैथिली जो है उसको वो हमारा 8th शेड्यूल में मेंशन है, लेकिन भोजपुरी मेंशन नहीं है। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करते थे। तो मैंने कहा कि आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए आपकी मैथिली को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 8th शेड्यूल में है, जबकि भोजपुरी जो भैया, भोजपुरी देखिए मैथिली से अधिक लोग बोलते हैं, वो क्यों नहीं है? जो कि उस समय में गलत था। तो भैया यदि वीडियो मेरे कभी सुने तो भैया एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, है ना। तो अभी मुझे पता है भोजपुरी हमारी 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, ओके। जब इतना सब आप देख लेंगे, फिर आप देखिए कि एक हमारा होता है क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, है ना। देखिए, अब तक आप लैंग्वेज के बारे में देखें, है ना, अब क्लासिकल लैंग्वेज के देखिए। क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय जो भाषाएं हैं, है ना, वो अभी तक कितनी है, ठीक है। तो जब अभी तक कितनी है इसके बारे में बात होगी, तो टोटल अभी हमारी 11, कितना? 11,
हमारे क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, पूछेंगे सर कौन कौन, देखिए फर्स्ट है तमिल, और तमिल को 2004 में ही दे दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत, और संस्कृत को कब दिया गया था, 2005 में। जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कब दिया गया था, 2005 में संस्कृत। ओके, फिर हमारा कन्नड़। कन्नड़, ठीक है, ये हमारा कब, 2008 में। फिर हमारा तेलुगु। तेलुगु जो है उसको कब हम इंक्लूड किए, इसको भी हम 2008 में ही इंक्लूड किए, है ना, यानी कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस हम दिए। ठीक है, फिर आएंगे पांचवा हमारा मलयालम। मलयालम, और मलयालम हमारा 2013 में। और फिर हमारा उड़िया। उड़िया हमारा कब गया, 2014। ठीक है, इसके बाद देखिए 2024 में हम देखेंगे 2024 में हमारा कितना आ जाएगा, सेवेंथ वन लैंग्वेज हमारा आया एसमीज। एसमीज, एक के बाद फिर बंगाली। बंगाली, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, मराठी। मराठी, फिर हमारा पाली, और फिर प्राकृत। प्राकृत, ये देखेंगे आप 8, 9, 10, 11, है ना, इस तरीके से। तो 2024 में हम 5 लैंग्वेज हमारा ऐड हुआ। ठीक है, वो हमारा असमीज था, यानी कि आसाम का, बंगाली यानी कि पश्चिम बंगाल का, मराठी महाराष्ट्र का, पाली और प्राकृत। ठीक है, एक यहाँ पे समझिए, ये जो पाली है ना लैंग्वेज, है ना, ये जो पाली लैंग्वेज है, ये बुद्ध भगवान जो थे वो हमारा जो भी उपदेश दिए हैं और जो भी हमारा उनका त्रिपिटक लिखा गया है वो सब हमारे किस में है, पाली लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज यानी कि जैन महावीर जो थे वो हमारा जो सरमन देते थे, उपदेश देते थे, वो हमारे प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करता था। साथ ही साथ जो जनता बात करती थी आपस में, वो हमारा प्राकृत लैंग्वेज में बात करती थी। और आप देखेंगे कि जितने भी अशोका के शिलालेख हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन, वो सभी क्या है, हमारे प्राकृत में है। ठीक है, और संस्कृत तो आपको पता है, संस्कृत वो है कि जो विद्वान, बहुत कम लोग जो विद्वान है वही संस्कृत यूज करते, तो बहुत टिपिकल था, है ना। और पाली हमारे बुद्धा की बात होगी, और प्राकृत हमारी जो आम जनता थी वहां तक चल रहा था। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, आप लैंग्वेज को लेके आपको एक एक लैंग्वेज करके मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, ओके, इतना समझने के बाद मैं आपको जो आर्टिकल 343 है ना, आर्टिकल आर्टिकल 343 में क्या है, आर्टिकल 344 में क्या है, 35 और 45 में क्या है, ये सब लेके 351 तक आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, समझिए। आर्टिकल 343 जो है उसमें मेंशन है क्या, उसमें क्या मेंशन है, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, तो वो हमारा क्या है, हिंदी। ठीक है, ओके, यानी कि आप समझिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट निकालती है, तो आप गैजेट में भी आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि 2 लैंग्वेज में निकालती है, एक हमारा हिंदी होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, इंग्लिश। ठीक है, ओके, फिर आप देखेंगे आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 में देखेंगे कि कमीशन जो होते हैं, यानी कि कमीशन कमीशन होंगे, ये कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड कमिटी एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किस पे भैया, ऑन ऑफिशियल ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज।
ठीक है, तो आप समझ जाइए यानी किस पे है। ऑफिशियल लैंग्वेज पे कमीशन और कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, कमिटी ऑन, कमिटी ऑन, अरे सॉरी, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो हमारा कमीशन बनता है ना, वो एवरी 5 या 10 साल पे बनता है। क्या करने के लिए? डेवलपमेंट देखने के लिए कि हिंदी कितना प्रोग्रेस की है। ओके। जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट बनती है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें हमारे 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर, ठीक है। और जो 30 मेंबर होंगे उसमें हम देखते हैं कि 20 मेंबर ये हमारे कहाँ से होंगे? लोकसभा से। और 10 जो होंगे ये हमारे राज्यसभा से होंगे, ठीक है। इस तरीके से भी चीजें बन जाती हैं। आर्टिकल 345, आर्टिकल 345 में क्या है? आर्टिकल 345 में ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा? अभी तक आप यूनियन के बारे में आर्टिकल 343 आप देखे थे 343, उसमें यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी, उसमें बताया गया कि हिंदी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके। उसी प्रकार स्टेट की बात आएगी तो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 345। और 345 कहता है कि स्टेट जिस भी भाषाओं को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती है वो बना ले, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा को अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा और फिर जनरल प्रोविजन के थ्रू हमारा गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर देगी। ओके, ठीक है। आर्टिकल 346, 346 क्या है? देखिए आर्टिकल 346 में है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और स्टेट एंड यूनियन। यानी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहाँ भैया? बिटवीन, क्या बिटवीन? वन स्टेट, वन स्टेट एंड अनदर, ओके, और स्टेट्स एंड यूनियन। यानी कि दो राज्यों के बीच में जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का कम्युनिकेशन होगा, वो हम उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? या स्टेट और यूनियन के बीच में जो ऑफिशियली पत्राचार होगा, ठीक है, तो वो किस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए? ओके। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि अपनी बात केरल सरकार को बोलती है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा उसका? या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आर्टिकल 346 बोलता है कि जब स्टेट एक दूसरे स्टेट से बात करते हैं तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, या वो स्टेट अपने सेंटर से बात करता है तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 346 है। आर्टिकल 347 क्या है? आर्टिकल 347 ये है कि मान लीजिए, आपको कई एग्जांपल दिया हूं मैं, कि पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है, और यदि यहाँ के लोग इकट्ठा होकर अपनी मांग रखें कि पूर्वांचल में, यानी कि जो बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं, गोरखपुर, यदि ये लोग कहें कि नहीं, हमारी जो प्रशासनिक चीजें हैं और लोग जो अपना लेटर लिख रहे हैं अपना समाधान के लिए, वो किस में लिखें? भोजपुरी में लिखें। और जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई भी भोजपुरी में किया जाए। तो उसके लिए यदि स्टेट गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, तो उस केस में यदि प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो प्रेसिडेंट स्पेशल केस के अंतर्गत, ठीक है, प्रशासनिक क्षमता के लिए उस लैंग्वेज को प्रमाणिकता दे सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 347 में है। ओके। आर्टिकल 348 में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है हमारा इंग्लिश यूज करता है, आपको बताया हूं मैं। आर्टिकल 349, आर्टिकल 349 को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? इसलिए कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय कहा गया था कि
कि संविधान लागू होने के प्रथम 15 वर्षों यानी कि 1950 से लेके 65 के दौरान जो पार्लियामेंट है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कोई भी कानून बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से नहीं बनाई जा सकती। यानी कि जब संविधान लागू हुआ, है ना, तो स्पेशल प्रोसीजर था फॉर मेकिंग लॉ रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि जो 1950 से लेकर 65 तक की बात थी, तो उस समय यदि आप कोई दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होगी। यदि प्रेसिडेंट अनुमति देते हैं तभी तो पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज बना पाएगी, नहीं तो नहीं बना पाएगी। ठीक है, ओके। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिकल 350 में क्लियरली लिखा है कि एवरी पर्सन, हर एक आदमी, ठीक है, क्या कर सकता है? कैन सबमिट, सबमिट कर सकता है क्या? ग्रीवेंसेस। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई पर्सन क्या कर सकता है? अपनी मामला दर्ज करा सकता है इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, एनी लैंग्वेज। आर्टिकल 350 बोलता है कि यदि कोई आदमी पीड़ित है और अपनी समस्या बताना चाहता है, तो उसको वो जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में वो लिख के जमा कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 350। यदि मान लीजिए आपको कोई मराठी है और आ गया इंडिया में, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, ओके, उसको मराठी ही लिखनी आती है, हिंदी बोल लेता है लेकिन मराठी ही लिखनी आती है। यदि कोई समस्या हो गया और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाके एसडीएम के पास कंप्लेन लिखाना चाहता है वो, तो जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है तो उसी में उसको लिखना पड़ेगा, नहीं। उसको मराठी आती है तो मराठी में भी अपना लेटर लिखेगा और एसडीएम को देगा। ये एसडीएम की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करके समझेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 350 के अंतर्गत उसको वो पावर मिली है आदमी को। ठीक है, ओके। आर्टिकल, ठीक है, 350 ए। देखिए आर्टिकल 350 ए में है कि मदर टंग, सिंपल मदर टंग, मातृभाषा। यानी कि मातृभाषा में प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है कि जो मम्मी जिस लैंग्वेज में बात करती है उसी लैंग्वेज में प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, आर्टिकल 350 बी, इसमें यह दिया गया है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, यानी कि स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की जा रही है यदि किसी भाषा को बोलने वाले कम है, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में आता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या होगा? आर्टिकल 350 बी क्या करता है? स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करता है। ठीक है, वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 ये है, सिंपल समझिए कि डेवलपमेंट डायरेक्टिव दिशा निर्देश है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि हिंदी के विकास करने के लिए भी आप एक आर्टिकल हमारा बना है, आर्टिकल हमारा 351 है। तो आर्टिकल 351 में क्या है कि वो पूरा दिशा निर्देश है कि किस तरीके से आप जो हैं हिंदी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपने देखा जो प्री में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 351 क्या है, आर्टिकल 350 क्या है, आर्टिकल 350 में ए और बी क्या है, उसको 349 समझा आपने। आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जजमेंट होता है। आर्टिकल 347 भी आपने देखा, आर्टिकल 346 आपने देखा, थ्री आर्टिकल 343 देखा है आपने। इसके बाद हमारे कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं इंडिया में, अभी 2024 में कौन कौन से आए, इन सभी को देखा है आपने। उसके बाद हमारे 8th शेड्यूल में जो है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड की गई है, ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट था
किस ईयर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस सब को आपको एक-एक करके डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है? ओके। तो ये जो नोट्स है आप देखिए, इसको आप नोट्स बनाइए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए। मेमोराइज़ करने के बाद आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। विश्वास मानिए आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले जाएँगे। ठीक है? तो ये तो हमारा प्री ओरिएंटेड क्लास हो गया। अब हम देखेंगे कि मेंस में क्या है, कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है? इसको कैसे आप लिखेंगे। ओके? ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हिंदी में। ओके? एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में निहित राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के बीच कैसे संतुलन बनाती है? इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 वर्ड्स में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं बताया हूँ कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, कि आप इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो, फिर हमारा बॉडी पार्ट, ठीक है, और फिर हमारा कंक्लूजन। ये आपको बताया था मैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि पॉलिटी में जब देखेंगे कि जब इस तरीके से आए, तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल में है, किस शेड्यूल में है और किस पार्ट में है। तो उन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आपको पता है कि आर्टिकल 343 में हम क्या करेंगे, कि के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद आपको बताया था मुंशी अयंगर फॉर्मूला, है ना, कि 15 साल तक इस संघ की राजभाषा के रूप में जारी रहेगी। ठीक है? संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, यहाँ पे इंट्रो बना के लिख देंगे। उसके बाद जो भी ये पूछा गया है ना, राष्ट्रीय एकता और भाषाई की विविधता कैसे संतुलन बनाती है, उसके बारे में देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963, जो इसको 1967 में संशोधित किया गया, अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शांत हुआ। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत, है ना, या तहत राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को राजकीय भाषा बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है? अनुच्छेद 346 में देखेंगे, अंतर्राज्यीय तथा केंद्र राज्य सरकार जो है, उनमें संचार के लिए हिंदी या अंग्रेजी का प्रावधान करता है। वो कौन करता है? आर्टिकल 346। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य है। राज्यपाल की सहमति से उच्च न्यायालय में हिंदी का उपयोग संभव हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो इंग्लिश है क्या है, हमारा अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ओके। अनुच्छेद 350 ए में आप देखेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है? और अनुच्छेद 351 क्या है, कि संघ को हिंदी को भारत की सम्मिलित संस्कृति को माध्यम बनाने का दायित्व सौंपता है, बिना किसी अन्य भाषा पे थोपे। यानी आर्टिकल 351 बोलता है कि आप हिंदी को प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरे भाषा को दबाइए मत। ओके। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के बीच संतुलन स्थापित करती है। इससे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषाई संघर्ष को रोका जा सका। ठीक है? किंतु क्रियान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं। दक्षिण राज्यों में हिंदी थोपे जाने का भय अभी भी मौजूद है। देखिए, जो हमारे साउथ इंडिया है ना, वो कहता है कि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो हम पे हिंदी थोपना चाहती है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सीमित है। उच्च न्यायालयों और उच्च प्रशासन में अंग्रेजी की प्रधानता बनी हुई है। राजभाषा आयोग, जो कि आर्टिकल 344 के अंतर्गत आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और संसदीय समिति की सिफारिशों को प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अनुवाद की कमी और प्रशिक्षण की अपर्या ठीक है, अपर्याप्तता भी बड़ी समस्या है। निष्कर्षता क्या है? संविधान की राजभाषा जो व्यवस्था है, लचीली और समावेशी है। हिंदी को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान देना और अंग्रेजी को लिंग भाषा के रूप में बनाए रखना ही सही दिशा है, जिससे भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकता दोनों सुनिश्चित सुनिश्चित हो सके। ठीक है? तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, हिंदी में आप इसको कर ले जाएंगे, और यही सेम चीज आपको क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे है। आपको जो भी कंफर्ट लगे, ठीक है, जो भी कंफर्ट लगे, आप उस मीडियम में आप लिखिए, आंसर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। प्री आपने देख लिया, मेंस 250 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, इसको आपने देख लिया। ठीक है? आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए
चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या न रहे हो, संविधान आपको आना चाहिए। तो संविधान को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।